अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। जैसा कि कल हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पहले जो इंडस्ट्रीज जब शुरू हुई तो कैसे प्रोडक्शन होती थी। कंट्री साइड में प्रोडक्शन होता था और मर्चेंट्स जो थे वो रॉ मटेरियल वो लोन देते थे। तालु में उनको रेस्ट्रिक्शंस थी, फिर उन्होंने कंट्री साइड की तरफ रुख किया और कंट्री साइड में वो लोन देकर वहाँ के पेजेंट से ये प्रोडक्शन कराते थे और फिर वो मार्केट में इसको बेचते थे। तो फाइनल टच इसको ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में लगता था और वहाँ से ये वर्ल्ड मार्केट में जाता था। तो आज हम देखेंगे ये जो न्यू इरा है, इंडस्ट्रियल इरा जिसको हम कहते हैं, ये कब से शुरू हुआ। असल में इन 1730 इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल सिस्टम शुरू हुआ, यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियल जो सबसे पहला जो हम एरा कहेंगे। तो शुरुआत जो इंडस्ट्रीज़ की हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो हुई वो 1730 से हुई, यानी इन अर्ली 18th सेंचुरी। 1730 इसको हम कह सकते हैं 1800 अर्ली 1800 सेंचुरी। तो सबसे पहले जो है जब 1730 से अब इंडस्ट्रियल सिस्टम शुरू हुआ तो लेट 18th सेंचुरी में इसमें बड़ी तरक्की हुई। लेट 18th सेंचुरी में अर्ली 18th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई और लेट 18th सेंचुरी में ये अरूज को पहुंची। सबसे ज़्यादा जो ब्रिटेन के इसका आगाज़ तो 1730 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ जो हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ वो ब्रिटेन से शुरू हुआ और उसका आगाज़ 1730 से हुआ और लेट 18th सेंचुरी में ये अरूज को पहुंचा। तो लेट 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ब्रिटेन का लैंडस्केप जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से भरा था। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे पहले उधर ब्रिटेन में जिनका वो शुरुआत हुआ, जिनका आगाज़ हुआ, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी। सबसे पहले जो हम कॉटन मिल्स, कॉटन इंडस्ट्रीज, तो कॉटन इंडस्ट्रीज 1840 में शुरू हुई। तो इसकी बुनियाद जो है वो रिचर्ड ऑकवर्म, पहली कॉटन मिल जो बनाई रिचर्ड ऑकवर्म ने। 1840 से कॉटन इंडस्ट्रीज का आगाज हुआ और ये इनको बहुत फरोग मिला। लेट 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये सबसे पहले जो यूरोप में कॉटन इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, इनका आगाज हुआ और रिचर्ड ऑकवर्म ने कॉटन मिल्स क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल। तो अब जबकि कॉटन इंडस्ट्री वजूद में आई, इससे पहले जो हम देखते हैं कि कंट्री साइड में पीजेंट्स के जरिए से ये जो प्रोडक्शन कराई जाती थी, वीव कराया जाता था आर्टिजन्स के जरिए से। लेकिन जब ये कॉटन मिल और इंडस्ट्री के जरिए से
वजूद में आ गई ये कॉटन मिल, तो फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि इसमें बहुत, कॉटन में बहुत बूस्ट मिल गया। और अब इंग्लैंड 1840 में 2.2 मिलियन रॉ कॉटन जो है एक्सपोर्ट करता था। एटीन 1840 में 2.2 मिलियन रॉ कॉटन ये एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा मिलें वजूद में आई तो बूस्ट मिल गया प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में। तब ये जो चेंज आ गई, तो हम देखते हैं कि 1887 में इंग्लैंड में अब एक्सपोर्ट बढ़ गया। In 1887, the export of raw cotton was 22 million pounds. एटीन 1840 में 2.2 मिलियन पाउंड था। और जब कॉटन मिल्स का बाज़ाब्ता आगाज हुआ और इनका जाल जब बिछ गया इंग्लैंड में, तो बूस्ट मिल गया कॉटन इंडस्ट्री को। तो 1887 में हम देखते हैं द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन वाज 22 मिलियन पाउंड्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब जबकि ये रिचर्ड ऑकवर्थ ने जब बाज़ाब्ता तौर मिल का आगाज कर लिया, तो अब जो है अब ये प्रोसेसिंग का सिस्टम जो है बिल्कुल आसान हो गया। अब इस पर क्लोज सुपरविजन रहा। अब अंडर द सेम रूफ, अब एक ही रूफ के नीचे अब बहुत से काम होने लगी। यानी अब जो है, अब एक ही कॉटन मिल में, एक बड़ी इंडस्ट्री में, अब हम ये जो मटेरियल है, प्रोसेसिंग है, इस पर वॉच भी रह सकता है। और हम इस यहां जो है क्लोज सुपरविजन रह सकता है। क्लोज सुपरविजन ऑन प्रोडक्शन, क्वालिटी, रेगुलेशन ऑफ लेबर, अब एक ही रूफ के नीचे प्रोसेसिंग पर भी नजर रह सकती है और प्रोडक्शन पर भी नजर रह सकती है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पर भी नजर रह सकती है और ये लेबर्स जो हैं इनके कामकाज पर भी पूरी तरह से नजर रह सकती है, जो कि नामुमकिन था जबकि ये ट्रेडिशनल टाइप के तरीके से जब ये मतलब प्रोडक्शन होती थी और मर्चेंट्स को ये मौका नहीं मिलता था कि वो क्वालिटी को चेक करता या वो लेबर को मतलब रेगुलेट करता। और यहाँ जो है यह सारी चीजें अब आसानी से हो सकती हैं और ये जो काम है ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। तो यही वजह है कि सबसे पहला जो हम देखते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री जो है इसको सबसे पहले ये जो ब्रिटेन के लैंडस्केप पर जो बूस्ट मिल गया वो कॉटन इंडस्ट्री को मिल गया। और इसके बाद जो है जब 1840 से जब रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया, फ्रॉम 1840 एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज टू पुलिस, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया पूरे ब्रिटेन में, तो और इन कॉलोनीज में भी एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन ब्रिटेन एंड कॉलोनीज में थोड़ा देर से ही हुआ। 1840 में ब्रिटेन में हुआ और 1860 में कॉलोनीज में ये जो
ये मतलब इनका रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया और इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो अब बूस्ट मिल गया प्रोडक्शन को, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। अब कॉटन इंडस्ट्री के बाद अब दूसरी इंडस्ट्री जो दूसरे नंबर पर जो जो जिसका जो सेटअप हो गई, जिसका आगाज हो गया, वो था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन के जो सहूलियत फराहम हो गए थे। अब ये एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई थी। अब डिमांड बढ़ गई आयरन और स्टील की। और इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने अब कॉटन इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन को अब पीछे कर दिया। अब हम देखते हैं 1873 में 1873 में 77 मिलियन 77 मिलियन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट होता है। यानी अब डबल है, अब कॉटन से डबल अब आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट होता है। पहले कॉटन था पहले नंबर पर, लेकिन अब सहूलियत की बुनियाद पर अब आयरन और स्टील का ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, इसका ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा और इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया। इस तरह से हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज हैं ये दूसरे नंबर पर आ गई। अब इन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली। और इसके अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसके पेस जो है, इस जैसा कि हमारा टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, तो ये कैसे चेंज हो गया, इसका इसका ये पेस, इसकी स्पीड कैसे हुई। तो हम क्या देखते हैं, ये जो न्यू इंडस्ट्रियल एज थी, ये न्यू इंडस्ट्रियल एज जो थी, ये इसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं किया जल्दी, क्योंकि अब भी इतनी इंडस्ट्रीज के बावजूद भी अभी डोमिनेंट जो प्रोडक्शन होती थी वो मतलब कंट्री साइड में होती थी, वो जो है पीजेंट्स के जरिए से होती थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के जरिए से होती थी। और ये जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं, इनको 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 जो है, इन्होंने अभी ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि 20% वर्कफोर्स 19th सेंचुरी में हम देखते हैं, लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि न्यू इंडस्ट्रीज जो हैं, ये जो नई इंडस्ट्रीज हैं, इनमें अभी सिर्फ वर्कफोर्स का 20% वर्कफोर्स ही काम करता है। न्यू इंडस्ट्रीज ओनली 20% वर्कफोर्स वर्क, इनमें सिर्फ 20% अभी लोगों को जॉब्स मिलते थे। और अक्सर बाकी जो वर्कफोर्स है वो अभी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के जरिए से ही काम करते थे, और इनमें अभी इनकी तादाद जो एंगेज थी वो सिर्फ 20% थी। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये जो पहला फेज है, तो दूसरे तौर पर जो ये लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया, पूरी तरह से अपने आप को चेंज नहीं किया। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं जो नॉन मैकेनिकल हैं, नॉन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, जिनको हम कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, ये ट्रेडिशनल टाइप पर ही काम करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप में कुछ इनोवेशन लाई थी, कुछ नयापन अपने अंदर लाया था, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाई थी। पूरी तरह से ये अब अभी रिनोवेट नहीं हो गई थी। इन्होंने नए इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया है, नए स्टीम पावर इंजन को अभी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ये नॉन मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग, पोट्री, गिलास वर्क,
फर्नीचर मेकिंग, ये नॉन मैकेनिकल हैं। फर्नीचर मेकिंग या इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, तो ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन मैकेनिकल हैं और इन्होंने अभी ऐसे जो है अपने आप को पूरी तरह से रिनोवेट नहीं किया था, लेकिन कुछ रिनोवेशन इन्होंने अपने अंदर लाई थी, कुछ चेंज इन्होंने अपने अंदर लाई थी, इन पर भी थोड़ा असर पड़ गया इस इंडस्ट्रियल चेंज का। तो अब जो हम देखते हैं, तो दूसरी बात जो है, अब एक पेश ये भी है कि ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, ये न्यू टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, ये बहुत ही ये जो स्लो प्रोसेस था। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ये टेक्नोलॉजिकल और ये इंडस्ट्रियल चेंज जो थी, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल चेंज, a slow process। ये एक स्लो प्रोसेस था। ये पूरी तरह से ये बहुत जोरों से नहीं चला, ये ड्रामेटिकली नहीं चला, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस था। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि ट्रेडिशनल टाइप पर काम करते थे, ये बहुत काशिश थे इस बारे में, क्योंकि ये जो इनके जो ये इन्होंने इस इंडस्ट्रीज को बहुत ही काशिश अंदाज से लिया, क्योंकि ये बड़े एक्सपेंसिव थे। क्योंकि अगर कभी कभी इनका कोई पार्ट, अगर कोई इनका इंडस्ट्रीज का कोई पार्ट, कोई एलिमेंट, अगर इनका कोई पार्ट अगर इनका डैमेज हो जाता, तो वो उसकी रिपेयरिंग जो थी ये बड़ी कॉस्टली होती थी, ये बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। इसलिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो मर्चेंट्स थे, इन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को बहुत होशियारी से लिया और बहुत एहतियात से लिया, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग जो थी ये बड़ी एक्सपेंसिव थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी देखा कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये क्लेम करते थे कि हमारे आइटम्स ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो ये बहुत ही इफिशिएंट हैं, लेकिन इनमें वो इफिशिएंसी नहीं पाई गई थी, इनमें वो इफिशिएंसी नहीं लगती थी। इसलिए वो जो कहते थे वो हकीकत नहीं होती थी, ये बल्कि हकीकत इसके बरक्स होती थी। इसलिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो कि ट्रेडिशनल टाइप पर काम कराते थे, तो इन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ नहीं लिया, बल्कि बहुत ही एहतियात से कम इस्तेमाल किया, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी। तो दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि अगर हम स्टीम इंजन की बात करेंगे, जो स्टीम पावर्ड इंजन जो शुरू हुए, तो ये जो हम देखते हैं कि जेम्स वाट जो है उसने इंप्रूव किया था स्टीम इंजन को, और इसके बाद जो है इसका एक नया मॉडल, मैथ्यू ने इसका एक नया मॉडल जो लाया, लेकिन वो नया मॉडल भी हाथों हाथ नहीं बिका, क्योंकि बहुत फॉर ईयर्स उसको कोई ये जो बायर ही नहीं मिला। तो नतीजा ये है कि ये जो 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी की जो इंडस्ट्रियल ये जो सिनेरियो हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल जो ये हालात हम देखते हैं, ये पूरा मैकेनिकल नहीं था, ये पूरा इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, बल्कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस मिड 19th सेंचुरी तक जो ये इंडस्ट्रियल पेस जो था, ये अभी डोमिनेंट था, ये अभी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन था, नॉट machine operated. This process was not it was not machine operated, but it was rather this craft person and labor operated. तो ये आज इसके बारे में था कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आगे हमारा लेसन क्या होगा। तो इंशाल्लाह, तो ये आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।